हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथ ही हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इसके अंतर्गत ध्येय IAS द्वारा पब्लिश किए गए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराया जा रहा है। और अभी ये है जो टेस्ट सीरीज सॉल्व कराया जा रहा है, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जिसके अंतर्गत हम लोग पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और इसके एक वीडियो में 70 क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। एक प्रैक्टिस सेट या एक टेस्ट सीरीज जो है उसे 2 पार्ट में कंप्लीट कराया जाएगा। तो यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई सजेशन हो फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। और इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जैसा कि इसके पहले जो टेस्ट सीरीज हम लोग डिस्कस किए हैं उसके PDF को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया गया है। जो लोग भी दोबारा जो है या फिर से रिवीजन करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, वहाँ पे जो PDF पड़े हैं उसे डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। और कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग 70 क्वेश्चन जो दिए गए हैं ध्येय द्वारा पब्लिश किए गए प्रैक्टिस सेट में, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। जो भी मार्केट में जो भी प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हैं अवेलेबल हैं उन सबको प्रॉपर कवर कराया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत में सिविल सेवा का जनक, भारत में पुलिस सेवा का जनक और भारत में जिला न्यायाधीश के पदों का सृजन किसके द्वारा किया गया था? किस गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव या फिर लॉर्ड वेलेजली? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड क्लाइव द्वारा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉर्नवालिस द्वारा इन सभी का सृजन किया गया था। कॉर्नवालिस जिसका जो शासनकाल है 1786 से लेकर के 1793 ईस्वी तक था। और यह पदों पर योग्यता के आधार पर व्यक्तियों की नियुक्ति का नियम इसी ने लागू किया था। जैसे योग्यता के आधार पर किसे कौन सा पद मिलना चाहिए, इसका जो नियम है यह इसी के द्वारा शुरू की गई थी। और इसने भारत शासन में न्याय एवं राजस्व व्यवस्था में कई सुधार किए। और इसके द्वारा जो है भारत में सिविल सेवा का इसे जनक माना जाता है, पुलिस से सेवा का जनक। और जिला न्यायाधीशों के पदों का जो सृजन किया गया था वो भी इसी के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका शासनकाल अगर पूछ ली 1786 से लेकर के 1793 ईस्वी तक यह भारत का गवर्नर रहा था। निम्नलिखित में से कौन से वे प्रमुख व्यक्ति थे जो स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे? मैडम भिकाजी कामा, M बरकतुल्ला, VVS अय्यर या फिर MN रॉय? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो हैं वो सही है। ये सभी व्यक्ति भारत में के बाहर रह करके काम कर रहे थे और कहीं ना कहीं भारत की आज़ादी के लिए लोगों को एकत्रित करके भारत के बाहर से भारत में जो है सपोर्ट करना या फिर इसे कह सकते हैं कि सहायता भेजना, इन सभी गतिविधियों में ये लोग शामिल थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को किस षड्यंत्र के मामले की परिणति के रूप में फांसी की सजा दी गई थी? लाहौर षड्यंत्र केस, काकोरी षड्यंत्र केस, हावड़ा षड्यंत्र केस या फिर दिल्ली षड्यंत्र केस? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाहौर षड्यंत्र केस के बाद भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। ठीक है, देखिए केंद्रीय असेंबली बम कांड और सैंडर्स हत्याकांड में शामिल अभियुक्त पर चलाए गए मुकदमा लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस में ही फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, और इसके द्वारा एक विशेष ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था 1930 में। भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा इसी के तहत जो ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था इनकी सुनवाई करने के लिए। ठीक है, इनके ऊपर जो केस चल रहा था उसकी सुनवाई के लिए एक विशेष ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था, जिसने 1930 में इन तीनों लोगों को, तीनों जो क्रांतिकारी थे, इनको सजाए मौत, फांसी की सजा सुनाई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा अपनी किस पदवी का परित्याग किया गया था? सर, कैसर हिंद, नाइटहुड या फिर लॉर्ड? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइटहुड की उपाधि वापस की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। और यह जो है 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। सर शंकर नायर जो थे इन्होंने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित वेदों में से किस एक की रचना उत्तर वैदिक काल में नहीं हुई है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या फिर अथर्ववेद? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद की जो रचना है वह वैदिक काल में हुई है, जबकि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद इसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है। ठीक है, तो
याद रखिएगा, ऋग्वेद की रचना वैदिक काल में हुई है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है। निम्नलिखित में से किस एक को बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? सुत्त पीटक, सुत्त पीटक, विनय पीटक, अभिधम्म पीटक या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुत्त पीटक को। बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक हैं, जिनमें से सुत्त पीटक, विनय पीटक और धम्म पीटक है, और इनमें भी सुत्त पीटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही है। अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ प्रमुख तीर्थ और उनसे प्रमुख युग्मों में कौन सा ही सम्मिलित है, आपको बताना है। आकरा अध्यक्ष या खान का अध्यक्ष होता था, सूना अध्यक्ष बूचड़खाने का, सीता अध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, 1 3, 1 2, 2 3 या फिर सभी। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प आपके सही सुमेलित है। यह मौर्य काल से संबंधित है। मौर्य काल में अकराध्यक्ष जो था वह खान विभाग का या खान के प्रमुख को अकराध्यक्ष कहा जाता था। बूचड़खाने के प्रमुख या उसके अध्यक्ष को सूनाध्यक्ष कहा जाता था, और जो राजकीय कृषि विभाग था इसके प्रमुख को सीताध्यक्ष कहा जाता था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर आएगी? सती प्रथा पर प्रतिबंध, रॉलेट एक्ट अधिनियम, वुड्स डिस्पैच, वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। आपको बताना है कौन अंतिम स्थान पे आएगा। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अगर बात करें तो ये विलियम बेटिक के शासनकाल में 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। रॉलेट एक्ट जो आया था वो आया था आपका 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट का आगमन हुआ था। इसके बाद आपका है वुड्स डिस्पैच। वुड डिस्पैच की अगर हम बात करें तो यह आया था 1854 में, जिसे भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, डलहौजी के शासनकाल में आया था। और वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लिंटन के शासनकाल में प्रेस पर जो प्रतिबंध लगाया गया था 1878 ईस्वी में। तो इसमें पूछ रहे सबसे अंतिम स्थान पे कौन है, तो वो हो जाएगा आपका रॉलेट एक्ट। ऑप्शन बी जो है वो सही है। सुप्रसिद्ध भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास निम्न में से किस शासक के समकालीन नहीं थे? इसमें आपको बताना है कि यह किस शासक के समकालीन नहीं थे। अकबर, बाबर, जहांगीर या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह बाबर के समकालीन नहीं थे, जबकि जहांगीर, अकबर इनके समकालीन थे। वाराणसी में हिंदू कानून एवं दर्शन हेतु 1791 में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डेविड हेयर, राजा राम मोहन राय, जोनाथन डक्कन या फिर राधा कांत देव। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जोनाथन डक्कन द्वारा 1791 ईस्वी में वाराणसी में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। हिंदू कानून और दर्शन की शिक्षा देने के लिए संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी 1791 ईस्वी में जोनाथन डक्कन द्वारा। ऑप्शन सी सही है। कन्नौज राजधानी थी किसकी? देवगिरी की, यादव शासकों की, परमार शासकों की, मैत्रक शासकों की या फिर से मौखरी शासकों की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, मौखरी शासकों की राजधानी थी कन्नौज। मौखरी वंश के शासकों में हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा ये सभी प्रमुख शासक हैं, और इसकी राजधानी कहाँ पे थी? कन्नौज थी। और यह जो है उत्तर गुप्त काल के पतन के बाद जो है यह अस्तित्व में आया था। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ रचनाएं दी गई हैं और रचनाकार दिया गया है, इसे आपको सम्मिलित करना है। कुमारपाल चरित की रचना किसके द्वारा की गई थी? कुमारपाल चरित की रचना जयचंद सूरी ने की थी। कर्पूर मंजरी की रचना जो है राजशेखर द्वारा की गई थी। ललित विग्रह राज की रचना की गई थी सोमदेव द्वारा। और पृथ्वीराज रासो की रचना की गई थी चंद्रबरदाई द्वारा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 2 1 4 3। कैलाश मंदिर एलोरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह द्रविड़ शैली में निर्मित है। इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया गया था। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? यह कुछ मध्यकालीन संत दिए गए हैं और उनके कार्यक्षेत्र दिए गए हैं कि वह किस क्षेत्र में एक्टिव थे। शंकरदेव असम, मल्लुकदास राजस्थान, नरसिंह मेहता गुजरात, नामदेव महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह गलत है। मल्लुकदास की अगर हम बात करें, इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में, इलाहाबाद के कड़ा में, कड़ा वाले क्षेत्र में। और इनका जो कार्य क्षेत्र था यह मूलतः उत्तर प्रदेश में था, न कि राजस्थान में। कहाँ पे था इनका कार्य क्षेत्र? उत्तर प्रदेश में था। ठीक है, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित सल्तनत कालीन शासकों में से किस एक के राज्यारोहण के साथ ही
सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का प्रारंभ माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, नसीरुद्दीन महमूद या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जिसका शासनकाल 1296 ईस्वी से लेकर के 1296 ईस्वी से लेकर के 1316 ईस्वी था। ठीक है, 1316 ईस्वी था। और इसके शासनकाल या इसके राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग के प्रारंभ कहा जाता है। ठीक है, कि इसी के शासनकाल से सल्तनत कालीन साम्राज्यवादी युग का प्रारंभ हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा गया है। मुगल काल में मदद ए मांस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका तात्पर्य विद्वानों को प्रदान की जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदात भूमि से था। यह भूमि हस्तांतरित नहीं होती थी। ग्राही के पास यह भूमि आनुवांशिक रूप से रहता था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प जो है वह मदद ए मांस जो भूमि का एक प्रकार था जो अनुदान के रूप में दी जाती थी उसके बारे में सही है। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना था? फोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता में स्थापित की गई थी, मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो अलीगढ़ में थी, मेयो कॉलेज दिल्ली या फिर दिल्ली कॉलेज दिल्ली। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फोर्ट विलियम कॉलेज जिसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि ब्रिटिश अधिकारी हैं उनको भारतीय भाषाओं और भारतीय जो शिक्षा, भारतीय जो संस्कृति है उसके बारे में अवगत कराना, जिससे कि शासन व्यवस्था सुचारू रूप से अच्छे से चलाई जा सके। और इसका जो गठन किया गया था या इसका जो स्थापना किया गया था 1800 ईस्वी में, इसका स्थापना किया गया था फोर्ट विलियम कॉलेज की। फिर बाद में इस कॉलेज को बंद कर दिया गया और आगे जो प्रशिक्षण दिया जाने लगा वह ब्रिटेन में ही एक कॉलेज था जो हलेवरी कॉलेज के नाम से ब्रिटेन में एक कॉलेज की स्थापना की गई और वहाँ पे फिर प्रशिक्षण दिया जाने लगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमिलित नहीं है? समाचार पत्र दिया गया है और भाषा दिया गया है। भारत मित्र समाचार पत्र का संपादन जो है या प्रकाशन हिंदी में होता था, प्रजा मित्र का गुजराती में, राष्ट्रमत का मराठी में और नायक का अंग्रेजी में। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नायक समाचार पत्र जो है इसकी जो भाषा थी वो बंगाली थी, बंगाली भाषा में यह प्रकाशित होती थी, न कि अंग्रेजी में। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय द्वारा धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाली जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया गया। यह अधिनियम पारित हुआ था 1829 में, 1826 में, 1830 या फिर 1831। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1826 ईस्वी में। 1826 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाली जूरी अधिनियम का घोर विरोध करने के लिए इस अधिनियम को पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1826 में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित संस्थाओं संगठनों को उनकी संस्थापना या स्थापना के अनुसार पहले से बाद के क्रम में आपको व्यवस्थित करना, अर्थात कहने का मतलब यह है कि क्रम के हिसाब से इन सभी को आपको लगाना है। ठीक है, वेद समाज की स्थापना कब की गई थी? वेद समाज की स्थापना की अगर हम बात करें, वेद समाज की स्थापना 1864 में हुई थी। कब हुई थी? 1864 में। मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 में की गई थी, 1863 में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1784 में। और कहाँ पे की गई थी? बंगाल में की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी 1867 में। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी आत्माराम पांडुरंगा द्वारा। और तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना की गई थी वह 1839 में की गई थी, 1839 में की गई थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। इसमें अगर हम बात करें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में, इसकी स्थापना विलियम जोन्स द्वारा की गई थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा किया गया था। मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 में अब्दुल लतीफ़ द्वारा की गई थी। वेद समाज की स्थापना 1864 में के श्रीधरालु नायडू द्वारा किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंगा द्वारा करा गया था। तो ये सभी जो है याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर इनके क्रम की हम बात करें तो 3, 5, 2, 1, 4 यह जो है इसका क्रम है। ठीक है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? विदेशी यात्री हैं और शासक हैं। अल मसूदी महिपाल प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। रॉल्फ फिच अकबर के शासनकाल में, डोमिंगो पायस अच्युत देवराय के शासनकाल में, और फ्रांसिस्को पेलसॉल्ट जो है या जहांगीर के शासनकाल में। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डोमिंगो पायस अच्युत देवराय
यह आपका गलत है। डोमिंगो पायस एक पुर्तगाली यात्री था जो विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था, ठीक है, न कि अच्युत राय के शासनकाल में। तो ऑप्शन सी जो है आपका गलत हो जाएगा। उत्तराखंड के कुमाऊं प्रदेश में अवस्थित मिलाम हिमनद से किस नदी का उद्गम होता है? शारदा नदी, जिसे काली नदी के नाम से भी जाना जाता है, नुब्रा नदी, मंदाकिनी या फिर मानस। इसका जो सही आंसर है क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, शारदा, जिसे काली नदी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम होता है उत्तराखंड के कुमाऊं वाले क्षेत्र से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन की पहचान कीजिए। दंडकारण्य पठार भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। मालवा का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प जो हैं वो आपके सही हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक सबसे दक्षिण में स्थित है? नागरकोइल, कन्नूर, जंजीरा या फिर सिंधुदुर्ग? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागरकोइल। नागरकोइल देखिए, जंजीरा ये आपके महाराष्ट्र में है, सिंधुदुर्ग है ये भी महाराष्ट्र में, न कन्नूर जो है यह केरल में है और नागरकोइल जो है आपके तमिलनाडु में है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पूना की संधि 1817 निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पूना की संधि की गई थी 1817 ईस्वी में, जो मुख्यतः लॉर्ड हेस्टिंग जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किया था और पेशवा बाजीराव द्वितीय यह जो है मराठों का नेतृत्व किए थे, जिसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय के पराजित होने के बाद पूना की संधि की गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन और कार्य दिया गया, सही आंसर का चयन करना। धूमकेतु मात्र सूर्य की तरफ बढ़ते समय ही दिखाई देता है। सूर्य की किरणें इनकी गैस को चमकीला बना देती हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही, आर एक ही सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा एक सही सुमिलित है? कुछ जनजाति दी गई है, उनकी अवस्थिति दी गई है। खस जनजाति अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है, तमरिया जनजाति झारखंड में, लिम्बूस जनजाति तमिलनाडु में और अंगामी जनजाति असम में। आपको बताना है कौन सही सुमिलित है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तमुरी से झारखंड। तमरिया जनजाति की अगर हम बात करें, यह झारखंड की जनजाति हैं। खस जनजाति उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में निवास करती है। लिम्बूस जनजाति सिक्किम और अंगामी जनजाति नागालैंड। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें रबी समूह की हैं या रबी मौसम में बोई जाती हैं? जौ, चना, मटर, सरसों, चावल, चना, ज्वार, सरसों, बाजरा, गेहूं, आलू, मक्का या फिर तरबूज, मटर, आलू, मक्का? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जौ, चना, मटर, सरसों, ये सभी जो है रबी फसलें हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इनकी बुआई अगर पूछ ले तो अक्टूबर नवंबर में इनकी बुआई की जाती है और कटाई मार्च अप्रैल तक इन्हें काट लिया जाता है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में बो करके मार्च अप्रैल तक इन्हें काट लिया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा है कि गर्म झरना नहीं बल्कि कृत्रिम झील है? मणिकर्ण, कोडाई कनाल, तप्तापानी या फिर ब्रिजेश्वरी? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कोडाई कनाल। ऑप्शन बी आपका सही है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूमि जिले में स्थित जादूगोड़ा प्रसिद्ध है किस लिए? यूरेनियम उत्खनन के लिए, कोयला, हीरा या फिर सोना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरेनियम खनन के लिए झारखंड की जादूगोड़ा जो सिंहभूमि में स्थित है यह मुख्य रूप से फेमस है। ऑप्शन ए सही है। सौर कलंक चक्र औसतन कितने वर्षों का होता है? कितने वर्षों के अंतराल पर यह दिखाई देता है? 21, 11, 15 या फिर 25? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 11 वर्षों के अंतराल पर सौर कलंक, जिसे सन स्पॉट साइकिल है कहा जाता है, या पूर्ण होता है फिर दिखाई देता है। ऑप्शन बी जो है आपका सही है। निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन प्रशांत महासागर से संबंधित है? कनारी, फॉकलैंड, हम्बोल्ट या फिर लेब्राडोर? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हम्बोल्ट, जिसे पेरू की धारा के नाम से भी या पेरू धारा भी कहा जाता है। ठीक है, यह है आपके प्रशांत महासागर की धारा है, जबकि कनारी और लेब्राडोर और फॉकलैंड ये सभी किसकी हैं? ये सभी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस देश से होकर के मकर रेखा नहीं गुजरती है? बोलीविया, नामीबिया, चिली या फिर मेडागास्कर? इसका सही आंसर ऑप्शन है, बोलीविया से होकर के मकर रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, मकर रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है। अगर मकर रेखा की बात करें, ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक,
दक्षिण अफ्रीका, टोगा और नामीबिया, इन देशों से होकर के मकर रेखा गुजरती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप का सर्वप्रथम जहां उद्भव होता है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है, और भूकंपी तरंगे को जहां सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे भूकंप मूल कहा जाता है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर, सॉरी, इसमें गलत कथन का चयन करना है। तो आपको बताना है इसमें गलत क्या होगा। इसमें जो गलत है हो जाएगा आप कौन सी, दोनों विकल्प जो है वो गलत दिया है। गलत क्यों दिया है? देखिए, भूकंप का सर्वप्रथम जहाँ उद्भव होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं। जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप मूल कहा जाता है। भूकंप जहाँ सबसे पहले महसूस किया जाता है उसे भूकंप का अधिकेंद्र अर्थात ईपी सेंटर कहा जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपके गलत हैं। नेक्स्ट देखिए, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैस में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? जलवाष्प, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्वालामुखी, जलवाष्प। जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसमें जो गैस निकलती है वो सबसे अधिक मात्रा उसमें जलवाष्प की होती है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एटलस पर्वत यह उत्तर दक्षिण अमेरिका में स्थित है, और ओकावांगो द्रोणी जो है यह दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है। एबिसिनिया का पठार पूर्वी अफ्रीका में है। आपको पता नहीं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प जो हैं सही है, सभी सुमेलित है। एटलस पर्वत है उत्तर दक्षिण अमेरिका में, और ओकावांगो द्रोणी जो है यह दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है, और एबिसिनिया का पठार आपके पूर्वी अफ्रीका में है। अगुलहास बेसिन कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, प्रशांत, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। यह हिंद महासागर में स्थित है अगुलहास, और इसी के नाम से अगुलहास धारा भी है जो मेडागास्कर और अफ्रीका के मध्य से प्रवाहित होती है, और यह एक गर्म जल धारा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित देश में से कौन एक भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाता? स्पेन, तुर्की, जॉर्डन या फिर सीरिया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी। जॉर्डन की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती, जबकि स्पेन, तुर्की और सीरिया ये सभी देश जो हैं आपके भूमध्य सागर से सीमा साझा करते हैं। भूमध्य सागर की अगर हम बात करें तो इससे लगभग 21 देश अपनी सीमा बनाते हैं, जिसमें सीरिया, टर्की, लेबनान, स्पेन, मिस्र, फ्रांस, ये सभी आदि प्रमुख देश हैं जो इसे सीमा बनाते हैं। याद रखिएगा कि टोटल जो है भूमध्य सागर से 21 देशों की सीमाएं लगती हैं। तो ऑप्शन सी सही है। भूसन्नतियों को पर्वत का पालना कहा जाता है, या किसने कहा है? डेविस ने, हैरी हेस ने, पेंक ने, या फिर कोबर ने? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कोबर ने कहा है भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना। ऑप्शन डी सही है। जैव आवर्धन से सबसे अधिक किस विपरीत रूप में प्रभावित होने की संभावना होती है? कीट, मछली, मानव या फिर मवेशी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मानव। क्यों? क्योंकि अंतिम रूप से जो संचय होता है, जैसे भोजन, ये शाकाहारी अगर कुछ उत्पाद है उसका कंज्यूम भी मानव करता है। ठीक है, मांसाहार का कंज्यूम भी मानव करता है। तो इसमें जैव आवर्धन होता है वो सबसे अधिक जो होता है वो मानव में होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा है कि पोलिनेशिया का प्रमुख द्वीप नहीं है? टोगा, कुक, गिलबर्ट या फिर सामोआ? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, गिलबर्ट। ऑप्शन सी आपका सही है। नीचे देखिए, कथन और कारण दिया गया, आपको सही आंसर का चयन करना है। 40 से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पछुआ पवनों का सर्वोत्तम विकास होता है। 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य धरातलीय अवरोधों का अभाव है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। कथन और कारण दोनों सही और आगे की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कुछ स्थानीय पवन दिए गए हैं और उसका प्रभाव क्षेत्र दिया गया है। काराबुरान या तारिम बेसिन जो मध्य एशिया में यहाँ प्रवाहित होता है। ब्लिजार्ड कनाडा में, ब्लैक रोलर दक्षिण अमेरिका में, और सामून या ईरान में? आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लैक रोलर। ब्लैक रोलर की अगर हम बात करें, यह उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान को प्रभावित करता है, और यह जो है एक गर्म शुष्क धूल भरी पवन है। उत्तरी अमेरिका है, न कि दक्षिणी। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न व्यक्तियों में से कौन उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर या फिर चौधरी देवीलाल? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, चंद्रशेखर। यह उप प्रधानमंत्री नहीं रहे, जबकि मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल यह तीनों लोग उप प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति के रूप में किसका उल्लेख नहीं मिलता है? संप्रभु, समाजवादी, कल्याणकारी या फिर लोकतांत्रिक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कल्याणकारी का उल्लेख नहीं किया गया है। किसमें? संविधान की प्रस्तावना में, जबकि इसमें संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य इसका उल्लेख जो है आपको मिलता है। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र है।
यह वर्णित अनुच्छेद 55 में, 56 में, 57 में या फिर 58 में? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 57 में। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प आपके सही हैं। अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की जो संसद है, अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत का संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनता है। और इसमें यह भी कहा गया है क्या, कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो पहला और दूसरा दोनों सही है, लेकिन आगे की सही व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उपराष्ट्रपति के संबंध में सही नहीं है? वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह अधिकतम 1 साल तक कार्य कर सकता है। मत बराबर होने की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। 52वां संविधान संशोधन यह किससे संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन का जो संबंध है वह आपके 10वीं अनुसूची से है। 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। 61वें संविधान संशोधन द्वारा यह नागरिकों की जो मतदान की आयु थी वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। और 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 जोड़ा गया था जो पंचायतों से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट देखिए, किसी भी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को विधानसभा सदस्य द्वारा साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है, किंतु इस आशय की सूचना उन्हें कितने दिन पूर्व देनी होती है? 14 दिन, 30 दिन, 60 दिन या फिर 7 दिन? इसका सही आंसर ऑप्शन है 14 दिन पहले इसकी सूचना देनी होती है। तो ऑप्शन ही सही हो जाएगा। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 52, 54, 55 या फिर 56? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1955 ईस्वी में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। और राजभाषा आयोग का गठन बीजी खेर की अध्यक्षता में 1955 में किया गया था, जिसने 1956 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1955 में इसका गठन किया गया था बीजी खेर की अध्यक्षता में। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को किस वर्ष शामिल किया गया था? 90, 89, 69 या फिर से 92? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1992 ईस्वी में। 17वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। तो 1992 में किया गया था, किस संविधान संशोधन द्वारा? 17वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित अनुच्छेदों पर विचार किए। अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 110। इनमें से कौन अनुच्छेद राज्यसभा को विशेष अधिकार देता है? 1, 2, 4, 1, 2, 3, 1, 3 या फिर 2, 3, 4? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3। 1 और 3 राज्यसभा को विशेष अधिकार देता था, 249 और 312। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद अगर हम बात करें, देखिए अनुच्छेद 249 की, अनुच्छेद जो 249 है इसके अंतर्गत राज्य सूची में वर्णित विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करने की शक्ति जो है राज्यसभा को दी गई है। और अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सीमाओं के सृजन करने का जो अधिकार है वो भी राज्यसभा के पास है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? वन, झील, नदी तथा अन्य वन जीवों की रक्षा करना, देश की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता की रक्षा करना, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना या फिर मतदान करना? इसमें आपको बताना है कौन एक मूल कर्तव्य नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतदान करना यह मूल कर्तव्य नहीं है, यह कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधानमंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 223, अनुच्छेद 19 या फिर अनुच्छेद 32? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 13। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में परिवर्तन संसद के साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है? अनुच्छेद 106 में, अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 55 में या अनुच्छेद 162 में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 106 में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? धर आयोग, इसका गठन किया गया था जून 1948 में।
जेवीपी समिति का गठन दिसंबर 1949 में, फजल अली का आयोग दिसंबर 1953 और राज्य पुनर्गठन आयोग अगस्त 1956। आपको बताना है कौन सही सुमिलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेवीपी समिति। जेवीपी समिति का गठन दिसंबर 1948 में किया गया था, न कि 49 में। 1948 में जेवीपी समिति का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थगन प्रस्ताव के संबंध में सही है? इसका तात्पर्य मंत्रियों से सूचना एकत्र करना, इसका तात्पर्य है बजट प्रस्ताव में कटौती करना, इसका तात्पर्य सरकार की किसी विशेष नीति की आलोचना करना। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। स्थगन प्रस्ताव का मतलब होता है सरकार की किसी विशिष्ट नीति का आलोचना करना, और इसके लिए जो है स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कृषि लागत मूल्य आयोग सीएसीपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पर की गई थी। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, खरीद मूल्य पीपी और आवंटन मूल्य आईपी का निर्धारण करने को सरकार को सलाह देता है। केंद्र सरकार इसकी संस्तुतियों को मानने के लिए बाध्य है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। 3, 1, 2, केवल 2 या फिर उपरोक्त में से सभी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 सही है। केवल 2 जो है वो सही है। कृषि उत्पाद और मूल्य निर्धारण करने के लिए खाद्य मूल्य नीति समिति 1964 की सिफारिश के आधार पर 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई। याद रखिएगा 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। 1985 में इसका नाम बदल के कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया था, और केंद्र सरकार इसकी संस्तुतियों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो है केवल 2 जो है आपका सही हो जाएगा। विदेश व्यापार में कृषि निर्यातों की महत्ता पर जोर देने के लिए विशेष कृषि उपज योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? विशेष कृषि उपज योजना का प्रारंभ कब किया गया था? 2, 3, 3, 4, 4, 5 या फिर 6, 7। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2004-05 ईस्वी में विशेष कृषि उपज योजना का शुरुआत किया गया था। लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, उड़ीसा सरकार द्वारा या उड़ीसा द्वारा सर्वप्रथम लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया था। लेकिन लोकायुक्त पद का, या फिर से कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में लोकायुक्त पद का सृजन सर्वप्रथम किया गया था। ठीक है, तो उड़ीसा द्वारा 1970 ईस्वी में सर्वप्रथम लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया था, लेकिन महाराष्ट्र ने सर्वप्रथम लोकायुक्त का सृजन किया था। लोकायुक्त पद का सृजन कब किया था? 1971 में। तो दोनों अलग है, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश 1987, गुजरात 60, गोवा 85, मिजोरम 87। आपको बताना है कौन सही सुमिलित नहीं है। ये राज्यों के गठन का वर्ष दिया गया है, और इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तीसरा। गोवा का गठन 1985 यह गलत है। गोवा का जो गठन 1987 में किया गया था। कब किया गया था? 1987 में। अन्य सभी विकल्प सही हैं। किसी उद्योग के स्वरूप एवं आकार का निर्धारण किया जाता है निवेशित पूंजी द्वारा, टर्नओवर द्वारा, विद्युत की खपत द्वारा या उपरोक्त में से सभी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सभी द्वारा। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। कथन और कारण दिया गया, आपको सही आंसर का चयन करना है। मौद्रिक नीति का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। मौद्रिक नीति मुद्रा बाजार के माध्यम से संचालित होती है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही है और आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, मुद्रास्फीति का अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, स्थिति से है, क्रम एवं स्थिति से है, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रम से है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? कुछ विषय दिया गया, संबंधित अनुच्छेद दिया गया है। प्रशासनिक अधिकरण का प्रावधान 323 सब क्लॉज ए या फिर क में किया गया है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, परिसीमन आयोग का गठन 81, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि 51 या 51। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, परिसीमन आयोग का जो गठन है। परिसीमन आयोग के गठन की बात की गई अनुच्छेद 82 में, न कि 81 में। अन्य सभी विकल्प आपके सही हैं। वह स्थिति जब कच्चे माल पर आयात शुल्क की दर पूर्ण निर्मित वस्तुओं पर आयात ड्यूटी की तुलना में बहुत अधिक हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है? फ्रीपोर्ट, डच डिजीज, काउंटर वेलिंग ड्यूटी या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इसे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD को ही विश्व बैंक कहा जाता है, और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला सही है, दूसरा गलत है। इसका मुख्यालय जेनेवा में नहीं है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में। निम्नलिखित में से कौन सा एक
स्थापना की दृष्टि से अंतिम स्थान पे आएगा? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अग्रणी बैंक योजना, भारतीय स्टेट बैंक या नाबार्ड? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अगर हम बात करें, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। अग्रणी बैंक योजना अर्थात लीड बैंक एक जो योजना है, स्कीम है, मतलब जिस बैंक की शाखाएं जिस जिले में सबसे अधिक होती थी, उसे उस बैंक को उस जिले में लीड बैंक के रूप में कार्य करना होता था, ठीक है। और इस योजना की जो शुरुआत की गई थी वह 1969 में की गई थी। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में किया गया था, और नाबार्ड की जो स्थापना है वह 1982 में किया गया था। तो याद रखिएगा, सभी का डेट वाइज याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, कथन और कारण दिया गया है, सही आंसर का चयन करना है। केस ने मौद्रिक नीति की तुलना में राजकोषीय नीति को अधिक महत्वपूर्ण माना है। मंदी की स्थिति का उपचार करने में मौद्रिक नीति विफल रहती है, जबकि राजकोषीय नीति को पर्याप्त सफलता मिलती है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है, ठीक है। देखिए, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति, ये बात सही है कि मंदी की स्थिति का उपचार करने में मौद्रिक नीति विफल रहता है, लेकिन राजकोषीय नीति जो सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है वह अच्छे से काम करती है। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोनों विकल्प आपके सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो की महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और ध्यान से प्रैक्टिस सेट जैसे कंप्लीट होगा, इसके बाद जो है अन्य पब्लिकेशंस के प्रैक्टिस सेट को प्रॉपर सॉल्व कराया जाएगा, और इसका पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जिसे प्रैक्टिस करना हो वो वहाँ से डाउनलोड करके और प्रैक्टिस कर सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।